Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta. Let's start the classes. Okay, students, that is video 3rd, chapter 9, class 12, coordination compound. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. Student, वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें यदि कोई प्रॉब्लम रहे तो. चैप्टर 9, क्लास 12, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज वीडियो 3 सॉरी. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे दूसरा टाइप आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप में एक्सप्लेन किया गया है, एक ज्योमेट्री और एक ऑप्टिकल. सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म की. चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा. तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म जो होता है वो अपने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर जैसे रिप्रेजेंट करता है. तो आपके दो टाइप के रहते हैं, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. So this type of isomerism arises in heterolipidic complexes due to difference in geometrical arrangement of the ligands around the central metal ion. If the same kind of ligand occupied adjacent position, the isomer is called cis, and these are opposite to each other, that is called trans. जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, cis सेम पोजिशन, ट्रांस अपोजिट पोजिशन. ठीक है, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट है कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए इंपॉर्टेंट है. यदि हम कोऑर्डिनेशन 4 की बात करें तो आपको पता है कि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, स्क्वायर, प्लानर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. जो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस MA2 B2 के लिए बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पोजीशन रिप्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं. इसके अलावा दूसरा टाइप जो है वो MA4 MA3B. ठीक है, इसके अलावा MAX3, ये आपके कुछ यहाँ पर कंपाउंड रहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में. ठीक है, यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर से रिप्रेजेंट करते हैं. M है मेटल आयन और L है लिगेंड. स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में MA2 B2 रहता है आपका. यहाँ पर दो आपके A और दो B लिगेंड रहेंगे. जैसे ये एग्जाम्पल आपका PT NH3 Cl2. सिस और ट्रांस दोनों के लिए देख लीजिए यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से एलिजिबल है. दूसरा रहेगा MA2BC. MA2BC में आपके क्या है, 3 लिगेंड है. तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जैसे डाई अमीन, ब्रोमोडो, क्लोरोडो, प्लेटिनियम. और एक है MABCD. चारों ही अलग अलग वहां पर रहेंगे, अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरोडो, प्रेडीन और प्लेटिनियम. चारों अलग लिगेंड है. पहले वाले में अमोनिया ग्रुप है जो ब्रोमीन को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरे वाले में अमोनिया को क्लोरीन कर रहा है और तीसरे वाले अमोनिया को प्रीडीन कर रहा है. तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो अपना अलग, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहती है. MA6 MA5X यानी MA5B, ये दो आपके स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जो इनकेपेबल होते हैं शोइंग करने में ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म में. इसके अलावा जो रिप्रेजेंट होते हैं वो हैं आपके MAA2B2 यानी MA4X2 और MA2X4. ठीक है, 4 टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर, जैसे है डाई क्लोरोडो टेट्रा अमीन कोबाल्ट का ले देख सकते हैं. MA4B2 4 अमीन के हैं यानी अमीन है और 2 क्लोरीन है. तो सिस और ट्रांस, सिस में सेम पोजिशन, ट्रांस में अलग. नेक्स्ट है MA3B3. प्रीडीन का फॉर्मूला नीचे देख सकते हैं आप, C6H5N होता है. तो ये RH ट्राई क्लोरोडो प्रीडीन और रोधोनियम, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. आप RH रोधोनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो MA3B3 का स्ट्रक्चर है ये आपका. यहाँ पर स्ट्रक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का है. MA3B3 है तो 6 लिगेंड तो वैसे हो गई, और 6 लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर किस में रहता है भाई, ऑक्टाहेड्रल में रहता है. बिल्कुल सिंपल सा फंडा है. उसके बाद MA2X2 की बात करेंगे. देखिए इसमें जो आपका स्ट्रक्चर रहेंगे 4 A अलग अलग पोजीशन पर रहेंगे और B एक तरफ, यानी A एक तरफ B एक तरफ. ये 6 पोजीशन वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, चेंजेस कर देंगे अपने स्ट्रक्चर में, तो वो आपका ट्रांस में आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो A क्या है वहां पर बाइडेंटेंट लिगेंड है और B जो है वो मोनोडेंटेंट है. एग्जाम्पल EN का हम यूज किया है. EN आपका इथाइल अमीन इथाइल 1,2 डाइअमीन. ये तो अभी मैंने आपको बताया था. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बाद देखते हैं. This type of isomerism is exhibited by chiral molecules. Optical isomers are mirror images that can't be superimposed on one another. This is called are antinomers, or rotate the plane of polarizing light equally but in opposite direction. The isomers
which rotates the plane of polarized light towards left is called levorotatory. यदि वो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो लेवोरोटेटरी, जैसे कि मिरर की इमेजिनेशन फॉर्म है। यहाँ पे कह सकते हैं आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मिरर की तरह ऐसे रोटेट कर रहा है। भैया हम खड़े होते हैं लेफ्ट में, पर राइट की तरफ पोजीशन दिखाई देती है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी की बात कर रहा है तो देखो लेफ्ट में रोटेट करेगा तो लेवोरोटेटरी, और डेक्स्ट यानी कि राइट में करेगा तो उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये मिरर इस चीज को फॉर्म कर रहा है, डी फॉर्म और आई फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेक्स्ट्रो और लीवो में आपके अलग अलग टाइप हैं। दैट आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग बाइडेंटेड लिगेंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें आपका टाइप है MAA3। ठीक है, MAA3 पहले MA2B2C2 की बात करेंगे, MA2B2C2 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर, और एक दूसरा है MA2B2CD, MA2BCDE। तो देखिए किस तरीके स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ABCDEF 6 आपके मॉलिक्यूल्स वहां पर, A⁻3 A2B2। तो यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल्स, 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये आपको या तो 6 के 6 A हो, या आपके 4 A हो, B के 2 हो, क्योंकि और आपके जो पोजीशन रहेगी वो 6। जैसे ये आप ये देख सकते हैं, ट्राई ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट, यहाँ पर 3 पोजीशन है। डबल आपको पता है ये बाइडेंटेड होते हैं, तो 6 पोजीशन ले ली EN ने, 3 हो गई आपकी। एक डेक्स्ट्रो रोटेटर के लिए इधर देख सकते हैं, ये लेवोरोटेटर रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं डाई क्लोरोडो बिस इथाइलिन डाई अमीन प्लेटिनियम के लिए देखिए 2 EN है, 2 Cl पड़ रहा है वहां पर, तो ये भी 6 हो गए। A2B2 वाला हो गया। A जो है वहां पर क्या है, बाइडेंटेड है। ठीक है, सिस आइसोमर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो EN का स्ट्रक्चर बनना है वो ऐसे बनना है। ये ट्रांस आइसोमर्स है, उसका Cl बीच में आ गया। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है ये। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ट्रांसलेशनल मेटल्स प्रेजेंट होती हैं और जो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनिल और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो देखिए मेटल कार्बोनिल क्या होता है, आपका 2 टाइप का रहता है, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं। मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, और मेटल कार्बोनिल जो होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एड एज ए लिगेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लिगेंड का वर्क करेगा, देख लीजिए। These compounds are formed by most of the transitional metal structure of some metal carbonyl that निकल कार्बोनिल का देख लीजिए, यहाँ पर आपका निकल टेट्राहेड्रल रहता है, और आपका फेरस पेंटा कार्बोनिल का देख सकते हैं आप वहां पर, तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रिप्रेजेंट करता है। तो ये होमोलिटिक मेटल कार्बोनिल्स हैं। जिनमें आपका पॉलीन्यूक्लियर की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर यानी कि बहुत सारे, जहां पर एक से ज्यादा जुड़े हुए हों, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका होमोलिटिक रिप्रेजेंट कर रहा है। होमोलिटिक का मतलब एक ही तरह का लिगेंड जो है वो पूरी कोऑर्डिनेशन नंबर को फिल कर रहा है। 2 टाइप का मैंने अभी आपको बताया, मोनो और डाई, मोनो और पॉली। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी जब यहाँ पर, क्योंकि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होती है। तो देखिए पाई सिग्मा पाई किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्म्ड हो रही है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो वहां पर उसके बाद बॉन्डिंग कर लेंगे, और ये है वैकेंट ऑर्बिटल, तो लॉन पेयर वहां चला जाएगा उसके साथ। तो ये होते हैं हमारे मेटल कार्बोनिल्स, जिसकी मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की। अब बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स हैव बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, and the metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi molecular orbital of carbon monoxide. The metal to get to ligand bonding creates a synergistic effect which strengthens the bond between carbon monoxide and the metal. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के डोनेट और एक्सेप्ट करने पर डिपेंड करता है। जैसे ये आपका है डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी मैग्नीज में। तो यही चीज हमारी स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो यदि हम कार्बोनिल की स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बिटवीन 2 स्पेसीज इन्वॉल्व्ड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। The stability of a complex MLN is measured in the terms of magnitude of
स्टेबिलिटी और फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है हमारी स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसमें एक वर्ड आएगा आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, एम मेटल आयन, एल लिगेंड। तो जो हमारे स्टेप्स हैं स्पीसीज में डिफरेंट हो रहा है कैटायन और एनायन में, उस पर डिपेंड करता है हमारा। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, के इक्वल टू एम एल एन अपॉन एम एन एल, या एल की पावर एन, सॉरी। तो के क्या है वहां पर, फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपके पास। यही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी। सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट देख लीजिए इन दोनों इक्वेशन के लिए, 4.1 इंटू 10^11, 2.0 इंटू 10^27, कितना ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, के डैश इक्वल टू 1 अपॉन के, और के डैश क्या है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। रेसिप्रोकल ऐसा है फॉर्मेशन कांस्टेंट का। देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। तो इस पर हमारे कुछ फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ द सेंट्रल एटम्स, सेकंड वन नेचर ऑफ द लिगेंड्स, एंड थर्ड वन चिलेट इफेक्ट। वन बाय वन करके एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल आयन की। सो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितनी ज्यादा उस पर चार्ज डेंसिटी रहेगी उतना ही वो स्टेबल रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज है नेचर ऑफ द लिगेंड। इन जनरली मोर बेसिक लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन मोर इजीली एंड हेंस द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल। जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को मिल जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो चिलेट इफेक्ट है। अभी बात करेंगे चिलेट इफेक्ट के बारे में। तो इन इक्वेशन को देखिए किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन स्टेप में देख लीजिए। दूसरी इक्वेशन स्टेप आ गई आपके, आ गए इसके। नोट करते चलिएगा इसे। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट भी करें। देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप देखिए, फिर nth स्टेप देख लीजिए कि n की वैल्यू क्या रहेगी वहां पर। तो ये अपने आप में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्टेबिलिटी है वो कैसे इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। वन लिगेंड इज एडेड टू द मेटल आयन, हमने एक लिगेंड ऐड किया मेटल आयन में, तो लिगेंड जो है वहाँ से ऐड हो जाना चाहिए। देखिए मेटल और लिगेंड ऐड हो गए दोनों, एक आपकी इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म कर लेते हैं। अब उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो एम एल अपॉन एम और एल, दोनों के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। दो लिगेंड ऐड करें तो वहाँ पर दोनों के लिए अलग निकलेगा वहाँ पर वो वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो हमारा मोस्टली डिपेंड करता है ये लिगेंड पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट टर्म लिगेंड पर ही डिपेंड करता है, ये हमारी जो टर्म है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मान लीजिए वहां पर n लिगेंड ऐड हो गए, तो n लिगेंड क्या है, उसकी पावर n हो गई। तो k की वैल्यू कंटिन्यूसली जैसे जैसे लिगेंड ज्यादा मिक्स होंगे वैसे ही डिक्रीज होती चली जाएगी। kn इक्वल टू एम एल एन अपॉन एम एल पावर n। तो यहाँ पर ये वैल्यू और डिक्रीज हो गई, दिख रहा होगा आपको। K1, K2 डॉट 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 Kn इक्वल टू ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, दैट इज दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। तो बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 इंटू Kn, ये बीटा n की वैल्यू आ गई, जिससे ओवरऑल स्टेबिलिटी फाइंड आउट होती है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 तीनों के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखे हैं। तो देखिए आप बीटा एन के लिए वैल्यू है यहाँ पर, लॉग लेकर सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि लॉग की वैल्यू आपको देखनी आती है। दोनों तरफ लॉग ले लिया, अब लॉग में यहाँ पर आप लॉग बीटा एन इक्वल लॉग K1
K2, K3, Kn। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट के लिए, कॉपर के लिए देख लीजिए कैसे स्टेप बाई हम इसकी रिएक्शन करेंगे। पहले दोनों मॉलिक्यूल्स ले लिए, उन दोनों को अटैच कर दिया, एक लिंगेंड लिया है वहाँ पर हमने, K1 की कैलकुलेट कर ली वैल्यू। तो K1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पुट कर लिया हमने वैल्यू, K1 की कैलकुलेट करके 1.78 × 10⁴, फिर उसकी वैल्यू निकाली हमने लॉग में। फिर स्टेप 2 में दूसरी वैल्यू आपने ले ली, अमोनियम आयन मिक्स किया दोबारा से आपने, अमाइन मतलब कि कहने मतलब। फिर लॉग K2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए लॉग K2 की वैल्यू होगी 3.61। फिर स्टेप 3 थर्ड वैल्यू ले लेंगे, ये लॉग की 3। फोर्थ स्टेप ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 2.42। अब इन चारों की वैल्यू वहां पर रख देंगे आप लॉग बीटा एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए यदि आप चारों की एक साथ निकालेंगे तब क्या कंडीशन होगी, ओवरऑल निकालेंगे आप। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर वो कंडीशन अवेलेबल कर दीजिए जो यहाँ पर अवेलेबल होनी है। देखिए सल्फेट सॉल्यूशन की वैल्यू दे रही थी 1.20 × 10⁻13 और लॉग बीटा 4 की वैल्यू आ गई 13.28। तो वैल्यू वही निकल कर आएगी। ये कहाँ से निकाली हमने, लॉग वाली से निकाली, सबको ऐड करके 13.28 आ गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखिए बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपको सबसे ज़्यादा ये है, ये जो हमारे कुछ फैक्ट हैं जिनमें हम बायोलॉजी में एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्री, इसके अलावा मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, क्योंकि बगैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो मेडिसिन में बात ही नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है ये चीज़ भी समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली केमिकल एनालिसिस। तरह तरह के एनालिसिस किए जाते हैं केमिस्ट्री में, और वो एनालिसिस हमारे डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, जिससे हम कलर का फॉर्मेशन करते हैं। ये कलर फॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर सल्फेट का एक जनरल सा एग्जाम्पल ले रही, वाटर मिक्स करा तो डार्क ब्लू कलर हो गया ना, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, अमोनिया का मिक्स किया तो यहाँ पर अमोनिया का मिक्स करने के बाद आपका क्या हुआ, डार्क ब्लू कलर बन गया, पहले लाइट ब्लू कलर था। और वाटर हटा देंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, वो आपका व्हाइट में हो जाएगा। अब देखिए ये मिक्सचर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मिक्स करने पर क्या बन गया, ब्लैक बन गया। ये ब्लैक जो आपका कलर फॉर्म हो रहा है ये आपका AgNH3 का है। वहीं आप मरकरी बिल्कुल अलग हो, देखिए HgNH3 तो कलर फॉर्मेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट चाहिए आपको, ठीक है, और क्वालिटेटिव यानी उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये कुछ हमारे देखिए कलर का फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए एडिटा का सोडियम सॉल्ट ऑफ एडिटा फॉर्म कर लिया हमने, हार्डनेस ऑफ वाटर का क्लियर पता चल जाएगा कितनी हार्डनेस है उसकी। आपको पता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर की हार्डनेस के लिए, वही जिम्मेवार होते हैं। और कैल्शियम एडिटा और मैग्नीशियम एडिटा फॉर्म कर लेंगे वो, जिसकी कलर से ही आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। कलर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका मेटलर्जिकल। तो देखिए मेटलर्जी जो होती है वो आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ सेवरल मेटल्स। बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो और से फाइंड आउट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत हुई थी। जैसे ये है डाइसाइनो अर्जेंटेट, जिसमें सिल्वर फाइंड आउट करने के लिए, डाइसाइनो आर्नेट ये गोल्ड के लिए फाइंड आउट करने के लिए है। देखिए किस तरीके से इक्वेशन में आपको सिल्वर और गोल्ड वहां पे सेपरेट आउट मिल गया। सो प्योरिफिकेशन ऑफ सम मेटल कैन बी अचीव थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एग्जाम्पल में जैसे मॉन्ड प्रोसेस आप पढ़ा था आपने चैप्टर 6 में, मॉन्ड प्रोसेस जो है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ये किस तरीके से डिजोल्वेशन हो रहा है यहाँ पर और सिल्वर अलग किया जा रहा है वहां पर, ठीक है। और इम्प्योर निकल से प्योर निकल को कन्वर्ट करने के लिए भी मॉन्ड प्रोसेस की जरूरत होती है। सिल्वर प्लेटिनेट और गोल्ड प्लेटिनेट जो करते हैं आप, प्लेट चढ़वाते हैं, नहीं पॉलिश करवाते हैं, वो पॉलिश भी यही है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मॉन्ड प्रोसेस, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। सो वेरी इंपॉर्टेंट
निकल की प्योरिफिकेशन के लिए मॉन्ट प्रोसेस में यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं और टेट्रा कार्बोनिल निकल बन जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वहाँ पर, और फिर उसे हीट कर लेते हैं, प्योर निकल अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी आपका हीमोग्लोबिन है, तो रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट्स एज ऑक्सीजन कैरियर इज अ फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन आयन विद प्रोफायरिन। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, विटामिन B12, the antipremnicious anemia factor is a complex of cobalt or pigment responsible for photosynthesis. Chlorophyll is a complex of magnesium ion and porphyrin। तो विटामिन B12 की, जिसकी मैंने अभी बताया आपको, विटामिन B12 जो होता है इसे बोलते हैं साइनोकोबाइल अमीन, साइनोकोबाइल अमीन होता है। मैनी एंजाइम दैट रेगुलेट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस आर मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा एंजाइम जो भी प्रोसेस करते हैं वो सब भी अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से ही पास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट यूज है। देखिए कैटलिस्ट किस तरीके से वर्किंग करता है वहां पर, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां पर डिकम्पोज कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ही डिपेंड करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि आपका एल्कीन से एल्केन बनाना, विल्किंसन कैटलिस्ट यूज होता है वहां पर। ये होता है आपका ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। आप इसे बना सकते हैं, थोड़ा हार्ड है स्ट्रक्चर बट यू कैन प्रिपेयर इजिली। तो वो वैकेंट साइड को फिल कर देता है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम का जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये अभी आपने पढ़ा भी था। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो कैटलिस्ट में यूज किया जाता है एज ए वैकेंट साइड को बैंड कर देता है। आपने ईथीन से पॉलीथीन बनाने में जिगलर कर्नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड, जो अनरिएक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसे अलग करने के लिए डाइल्यूट हाइपोक सॉल्यूशन, तो ये फोटोग्राफिक में यूज होता है, आपको पता होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डिजॉल्व्ड film is fixed by washing with hypo solution which dissolve the undecomposed silver bromide to form a complex ion that is Ag(S2O3 whole twice 3-। इसके अलावा मेडिसिन जिनमें फटीग, हेडेक, टॉक्सिक प्रोपोर्शनल्स, ये सब चीज़ें जो है मेडिसिन में आती हैं। एडिटा जो है वो भी एक जो कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम है, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम आता है। CA एडिटा जो है कॉम्प्लेक्स वी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका सिस्प्लेटिन, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिस्प्लेटिन नाम है इसका। इसके अलावा एक्सेस ऑफ कॉपर और